18 मई 1998 पाकिस्तान ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। इसके बाद यह ऑफिशियल हो गया कि पाक के पास भी परमाणु बम है। भारत 18 मई 1974 को ही अपना परमाणु बम का परीक्षण कर चुका था। दोनों देशों के पास परमाणु बम होने के कारण अब दुनिया को लग रहा था कि शायद भविष्य में अब इन दोनों देशों के बीच कोई भी जंग देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि परमाणु बम के कारण कोई एक दूसरे पर हमला नहीं करेगा। इसके बाद भारत पाकिस्तान के रिश्ते भी सुधरने लगे। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी खुद लाहौर गए। वहां पर दोनों देशों के बीच प्रधानमंत्रियों ने एक दूसरे के साथ व्यापार बढ़ाने और शांति स्थापित करने की बात कही। ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ बदलने वाला है। भारत पाक अब एक नई शांति प्रिय पड़ोसी की तरह रहेंगे, पर शायद पाकिस्तान को यह मंजूर नहीं था, क्योंकि कुछ महीनों बाद ही भारत पर पाक सेना की ओर से कारगिल का हमला शुरू कर दिया गया। इस युद्ध को भारत ने जीत तो लिया, लेकिन भारत ने अपने 527 जवानों को खो दिया, जिसमें एक विक्रम बत्रा भी थे, जिन पर बनी शेरशाह मूवी काफ़ी फेमस हुई। आज के इस वीडियो में हम कारगिल युद्ध को समझेंगे कि आखिर पाकिस्तान ने हमले की शुरुआत कैसे की और भारतीय सेना ने कैसे पाक सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए और इस युद्ध को जीता। 3 मई 1999 एलओसी के करीब मौजूद बैटालिक गांव के रहने वाले तौसीम नाम घायल अपनी खोई हुई याक को ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें एलओसी के पास की पहाड़ियों पर कुछ हलचल दिखाई दी। वहां 6 लोग मौजूद थे, जिनके पास काफ़ी ज़्यादा हथियार थे और वो एक बंकर बना रहे थे। उनके कपड़ों से ये पता चल रहा था कि ये इंडियन आर्मी के सैनिक तो नहीं हैं, जबकि ये जरा जहाँ पर मौजूद थे वहाँ पर इंडियन आर्मी के अलावा किसी और को जाने की अनुमति नहीं थी। अर्थात ये लोग एलओसी पर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से आए थे। तासीम नाम गया को जब ये समझ आया तो उन्होंने तुरंत पास की इंडियन आर्मी की पोस्ट पर जाकर उन्हें उन बात की जानकारी दी। इसके बाद आर्मी के कुछ सोल्जर्स इस इम्प्रेशन के बारे में पता लगाया और जल्द ही आर्मी समझ गई कि यह पाक सैनिक हैं जो भारत की सीमा के अंदर घुस आए हैं। और सिर्फ यह ही नहीं, इसके साथ कई सौ ऐसे पाक सोल्जर हैं जो एलओसी को पार करके भारत के पहाड़ी इलाकों पर मौजूद कई इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिकल पॉइंट को कैप्चर कर चुके हैं। इस तरह भारतीय सेना ने करीब 130 पॉइंट को काउंट किया जो पाकिस्तानी सोल्जर्स द्वारा कैप्चर कर ली गई थी। इनमें से कई महत्वपूर्ण पोस्ट थी। जिस तरह से उन पोस्ट को कैप्चर किया गया था उसे देखकर लग रहा था कि पाकिस्तानी सैनिक का इरादा भारत को लद्दाख और कश्मीर से जोड़ने वाली नेशनल हाईवे NH1 को ब्लॉक करना था, जिससे भारत का कनेक्शन इन दोनों से टूट जाए। पर इससे पहले कि पाकिस्तानी सोल्जर इस काम में कामयाब होते, उससे पहले ही भारतीय सेना को इसके बारे में पता लग गया और भारत ने इस घुसपैठ को भारत पर पाकिस्तान द्वारा किया गया हमला मानकर एक्शन लेना शुरू कर दिया और यहीं से शुरू हुई कारगिल युद्ध की शुरुआत। पर हैरानी की बात तो ये थी कि कारगिल की घुसपैठ से पहले तक किसी ने सोचा भी नहीं था कि पाकिस्तान ऐसी हरकत करेगा, क्योंकि कुछ महीने पहले ही भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर पहुंचे थे, जहां दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने शांति स्थापित करने की बात कही थी। पर पाक ने भारत को दोबारा धोखा दिया। उसी के मायने को देखते हुए जब कारगिल युद्ध की शुरुआत हुई तो यह भारत के लिए काफ़ी मुश्किल टाइम था, क्योंकि उस समय टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट ना होने के कारण हमें पता चलने से पहले ही पाकिस्तानी सेना कई ऊंची पहाड़ियों पर जाकर बैठ चुकी थी। जरा से वो भारतीय सेना पर हमला कर रहे थे जो इन पहाड़ियों के नीचे मौजूद थे, जिसके कारण पाक सेना द्वारा किए जाने वाले हमले भारतीय सेना पर काफ़ी घातक साबित हो रहे थे। इन हमलों से बचने का एक ही तरीका था कि भारतीय सोल्जर उन पहाड़ियों पर चढ़ें और पाक सेना द्वारा कैप्चर की गई पोस्ट को दोबारा हासिल करे। ये काम काफ़ी मुश्किल होने वाला था, क्योंकि इन पहाड़ियों की ऊंचाई कई हजार फीट थी और तापमान -डिग्री में था। पर भारत के पास इसके अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं था, क्योंकि इन पोस्ट को पाक सेना पर नहीं रहने दे सकते थे, क्योंकि यह एक हार होती और इसे पाक भविष्य में लद्दाख से लेकर कश्मीर तक भारत से अलग
कर सकता था। इसलिए इन सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट को वापस हासिल करने के लिए भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन विजय लॉन्च किया गया। इस दौरान मिशन को अच्छे से प्लान करने के लिए और पाक सैनिकों को सही लोकेशन को फाइंड करने के लिए भारतीय सरकार ने अमेरिका सरकार से एलओसी की हाई क्वालिटी सैटेलाइट इमेज की डिमांड की, क्योंकि उस समय भारत के पास अपनी खुद की कोई हाई क्वालिटी सैटेलाइट मौजूद नहीं थी। पर अमेरिका ने भारत की इस मांग को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पर भारतीय वायुसेना ने रिस्क लेते हुए ऊंची पहाड़ियों पर अपने जहाज़ों को उड़ाकर इन पाक सोल्जर्स को उसकी सही लोकेशन भारतीय थल सेना को दी। इस दौरान वायुसेना ने इन पहाड़ियों पर मौजूद पाकिस्तानी सैनिकों पर कई हमले भी किए, बट पहाड़ियों पर ऑक्सीजन कम होने के कारण वायुसेना अपनी पूरी कार्यक्षमता पर उड़ नहीं सकती और उनका पेलोड भी काफ़ी कम हो जाता है। इसलिए वायुसेना इस युद्ध में कुछ बड़ा रोल नहीं निभा पाई, जिसके बाद इस युद्ध को लड़ने की सारी जिम्मेदारी थल सेना पर आ गई। भारतीय सेना का प्लान काफ़ी सिंपल था। पहले हमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेटेजिकल लोकेशन को पाक सेना के कब्जे से वापस अपने कंट्रोल में लेना है, जिसमें 3 से 4 लोकेशन को पहले टारगेट बनाया गया, जिसमें सबसे पहले टोलोलिंग हिल पर इस पोस्ट को हासिल करना सबसे मुश्किल मिशन में से एक था, क्योंकि इस पर पाक सोल्जर 16,000 फीट की ऊंचाई पर बैठे थे। भारतीय सेना को इस पहाड़ी पर बैठे पाक सेना से बचते हुए पहले तो उस पर चढ़ना था और उसके बाद उन पाक सैनिकों से लड़कर इस पोस्ट को वापस हासिल करना था, वो भी -5 डिग्री में। इतना ही नहीं, भारतीय सेना को ये मिशन रात के अंधेरे में करना था ताकि उन्हें चढ़ते वक्त ऊपर बैठे पाक सैनिक ना देख सके। अगर ऐसा हुआ तो उनके लिए नीचे से चढ़कर आ रहे भारतीय सैनिकों को टारगेट बनाना काफ़ी आसान हो जाएगा। इन सभी चैलेंज को देखते हुए इंडियन सेना आर्मी ने द्वारा अपने कुछ बेस्ट सोल्जर्स की एक टीम तैयार की गई, जिसमें मेजर राजेश अधिकारी लीड कर रहे थे। इन्हीं की टीम से कैप्टन अजीत सिंह भी थे, जो एक इंटरव्यू में बताते हैं कि ये मिशन इतना चैलेंजिंग था कि हमें मिशन से पहले ही बता दिया गया था कि इन पहाड़ी की चढ़ाई इतनी चैलेंजिंग है कि इस पर 1 ग्राम एक्स्ट्रा लेकर जाना भी एक पूरी हैवी लोड गन के बराबर भार को ले जाने की तरह होगा। यहाँ तक कि सैनिकों को खाने या फिर गोलियों में से भी किसी एक चीज़ को ऊपर ले जाने को कहा गया था। इसी से इतना ज़्यादा वजन बढ़ने वाला था कि खाना और बंदूक की गोली दोनों के साथ पहाड़ी की चढ़ाई करना संभव ही नहीं था। इसलिए कैप्टन अजीत सिंह और उनकी टीम ने खाने की जगह एक्स्ट्रा बुलेट को कैरी करना सही समझा। मेजर राजेश अधिकारी और उनकी टीम लगातार 11 घंटे चढ़ाई करने के बाद जब इस पहाड़ी के टॉप से केवल 15 मीटर दूर थे, तब टॉप पर बैठे पाक सोल्जर्स ने उन्हें ऊपर आते हुए देख लिया, जिसके बाद पाक सैनिकों ने उन पर भारतीय सैनिकों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें मेजर राजेश अधिकारी और उनके 2 साथी शहीद हो गए और इसकी बची टीम को वहीं पहाड़ी के पास पत्थरों के पीछे छिपना पड़ा। इस दौरान इन पर काफ़ी हैवी फायरिंग की जा रही थी। जब यह फायरिंग आर्मी तक पहुंची, तब आर्मी ने कर्नल बसापर रविंद्रनाथ के साथ मिलकर 90 लोगों की एक टीम बनाई और इन सबको फंसे हुए सोल्जर्स के रेस्क्यू और हिल के कैप्चर करने के लिए भेज दिया, जो कि इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। कर्नल रविंद्रनाथ ने अपने सोल्जर्स के साथ दोबारा से टोलोलिंग पर चढ़ाई शुरू की और 12 जून तक वो पहाड़ी पर फंसे भारतीय सैनिकों तक पहुंच गए, जहां उन्होंने सभी सैनिकों को साथ मिलाकर एक नया प्लान बनाया, जिसमें कर्नल रविंद्रनाथ ने टीम को 3 हिस्सों में बांट दिया, जिसके नाम थे अर्जुन, भीम और अभिमन्यु। इन तीनों टीमों के काम अलग अलग थे। पहली टीम का काम था कि वह सबसे आगे रहेगी और पाकिस्तानी सोल्जर्स पर सबसे पहले अटैक करेगी। दूसरी टीम का काम था पहाड़ी की ऊंचाई पर बैठे पाकिस्तानी सैनिकों पर दूसरी ओर से हमला करना और तीसरी टीम का काम था इन दोनों टीमों को कवर फायर देना। प्लानिंग काफ़ी अच्छी थी और इसके रिजल्ट भी मिले। भारतीय सोल्जर्स ने बहादुरी से और समझदारी से सबसे इम्पोर्टेंट टोलोलिंग हिल को कैप्चर कर लिया। इस टीम में मौजूद सोल्जर मेजर विवेक गुप्ता सहित 6 और भारतीय सैनिक शहीद हो गए। इस मिशन शहीद हो गए, लेकिन इनके बलिदान ने कारगिल में भारत को एक अच्छी पोजीशन दे दी। लेकिन इसके बाद सेकंड मोस्ट पॉइंट जो पाक के कब्जे में था, वो थी टोलोलिंग हिल से 1.6 किलोमीटर दूर मौजूद .5140 यानी गन हिल।
और इसका चैलेंज टोलोलिंग हिल से भी ज़्यादा थे, क्योंकि यह पॉइंट पहाड़ी पर कभी करीब 17,000 फीट पर मौजूद था, जिसके कारण इस पोस्ट को कैप्चर करना और भी ज़्यादा मुश्किल होने वाला था। इसके बाद इस मिशन के लिए भी एक टीम तैयार की गई, जिसको लीड करने की डिमांड लेफ्टिनेंट कर्नल योगेश कुमार जोशी को दी गई। इस टीम के अंदर 2 और ग्रुप तैयार किए गए, जिसमें पहले ग्रुप की डिमांड लेफ्टिनेंट शिव सिंह को दी गई और दूसरे लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा को। जी हाँ, वही विक्रम बत्रा जिनके ऊपर शेरशाह मूवी बनी है। दोनों ही लेफ्टिनेंट फ्रंटियर पर रहकर मिशन को लीड करने वाले थे, इसलिए उन्हें मिशन के शुरुआत में एक सिग्नल बनाने को कहा गया, जो इनके मिशन की सफलता को दर्शाता, जो इन्हें हिल को कैप्चर करने के बाद ज़मीन से लीड कर रहे कर्नल जोशी को रेडियो पर बताएंगे। और यहीं पर लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा ने अपना सिग्नल चुना, ये दिल मांगे मोर। दोनों ही लेफ्टिनेंट ने अपनी टीम के साथ प्लान बनाकर 5140 पर चढ़ाई शुरू की और दोनों ने सकुशल तरीके से ऊपर मौजूद सोल्जर्स के छक्के छुड़ा दिए, पाक सोल्जर्स के छक्के छुड़ा दिए और इस पोस्ट को भी हासिल कर लिया। और सबसे अच्छा ये हुआ कि इस मिशन के दौरान किसी भी भारतीय सेना को कोई नुकसान नहीं हुआ। इस मिशन पर विक्रम बत्रा की बहादुरी को देखकर भारतीय सेना ने उनको तुरंत कैप्टन की रैंक दे दी, जिसके बाद भारतीय सेना कई और मिशन चलाती है, जिसमें बची हुई कई इम्पोर्टेंट माउंटेन हिल्स को वापस पाकिस्तान सेना से छीन लिया जाता है। इसी नंबर में से एक इम्पोर्टेंट पोस्ट 4875, जिस पर भेजी गई सोल्जर्स की टीम को खुद कैप्टन विक्रम बत्रा लीड कर रहे थे। कैप्टन विक्रम बत्रा और उनकी टीम 7 जुलाई को पहाड़ी की टॉप पर पहुंची। इसके बाद वहां पर मौजूद पाक सैनिक और बत्रा की टीम के बीच काफ़ी फायरिंग हुई, लेकिन अंत में बत्रा और उनकी टीम ने पाक सैनिकों को हरा दिया और बचे हुए पाकिस्तानी सोल्जर्स पहाड़ी से उतरकर भागने लगे। विक्रम बत्रा ने भारतीय सेना को यह संदेश पहुंचा दिया कि यह पहाड़ी भी अब भारत के कंट्रोल में है, वापस आ चुकी है। तभी उनका ध्यान उनके एक साथी पर पड़ा, जिसने धमाके में अपना एक पैर खो दिया था। विक्रम बत्रा जल्दी उसके पास गए और उसकी मदद करने लगे। तभी एक छिपे हुए पाक सैनिक ने पीछे से विक्रम बत्रा को गोली मारी, जो सीधा उनके सीने के आर पार हो गई और विक्रम बत्रा शहीद हो गए। लेकिन उन्होंने अपनी बहादुरी और टीम की मदद से भारत को पॉइंट 4875 वापस दिला दिया था, जिसके बाद विक्रम बत्रा की बहादुरी शहादत के कारण इस पॉइंट का नाम बत्रा टॉप रख दिया गया। इस तरह भारतीय सैनिकों की बहादुरी और पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी की सूझबूझ से भारत ने ये युद्ध जीत लिया। इसके बाद भारतीय सेना पाकिस्तानी सैनिकों पर इस तरह टूट पड़ी कि पाकिस्तानी सेना पीछे हटने लगी और सभी देशों को ये पता चल गया कि ये आतंकवाद पाकिस्तान ने शुरू किया था। इसके बाद पाकिस्तानी पीएम ने युद्ध विराम की घोषणा की और भारत ने यह युद्ध जीत लिया। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।